Hello everyone, I hope all of you are well. So this is the final prelims current affairs checklist for 2025 और ये सिर्फ हम रिवाइज करने के लिए यूज़ करेंगे और अश्योर हो जाएंगे कि करंट अफेयर्स में हमारा कुछ भी छूटा ना हो। हमने जो पढ़ रखा है बस उसकी एक चेकलिस्ट है। दिस इज़ जस्ट लुक एंड गो, बस इसी के लिए है। इवन इफ़ समथिंग इज़ न्यू, अगर आपको कुछ नया लगता है इसमें तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, उसको मत पढ़ना। जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसी को देखना और आगे बढ़ना। और साथ साथ में अगर कुछ भी चीज़ एक्टिव रिकॉल होती है तो साथ में उसको रिकॉल कर लेना, थोड़ा सा सोच लेना, 2 सेकंड पॉज करके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की फाइनल चेकलिस्ट। फर्स्ट मंथ हम कर रहे हैं जुलाई 2024 से। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ होती है PIB से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो कौन रिलीज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? रिलीज्ड बाय PIB। अब इसके साथ में आपको देखना है कि SDG के गोल्स क्या क्या थे जो 2030 तक हमको पूरे करने हैं। SDG के गोल्स ये आपको एक्टिव रिकॉल करना है। मेजर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से गोल्स थे। बस तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड बाय, बहुत सारी एजेंसी दे सकते हैं। किसके साथ रिलीज़ करी? तो वो थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सेकंड पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे सेकंड न्यूज़ क्या है। सेकंड न्यूज़ है मूडीज़ वाटर शॉर्टेज रिपोर्ट। मूडी एक एजेंसी है जिसने वाटर शॉर्टेज की रिपोर्ट निकाली है और उसके अकॉर्डिंग जो वाटर शॉर्टेज है इंडिया की बढ़ रही है हर साल, उसके बारे में उसने डिस्कस किया है। तो इसमें जो है हम देखेंगे इंडियाज़ एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, एनुअल वाटर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ये है कम होने वाली है, धीरे धीरे कम हो रही है। 2021 से 2031 में बहुत डिप हो जाएगा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। बस यही है वाटर शॉर्टेज रिपोर्ट। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई है भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। ये ऑर्गेनाइज्ड कराया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैं वापस कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अंडर हम नॉमिनेट करते हैं वो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंस के होते हैं और जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जाता है। तो इसके अंडर जो रीसेंट एडिशन हुआ है वो अहोम डायनेस्टी, जो एसमीज डायनेस्टी थी पुरानी अहोम डायनेस्टी, उसका माउंट बरियल सिस्टम सिमिलर टू द इजिप्ट्स पिरामिड्स, तो वो माउंट बरियल सिस्टम है वो किया है। और इनका एक स्पेशल नाम है मोइडेम्स, इनका नाम है मोइडेम्स। तो आप ध्यान रखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अहोम डायनेस्टी बरियल सिस्टम मोइडेम्स विच इज़ द रीसेंट एडिशन, और इसे नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के अंदर। कहाँ हुई थी? भारत मंडपम, डन ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे।
अब ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 का इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, ये 2024 का है, जो इंटरिम बजट आया था हमारा इलेक्शन के जस्ट बाद। तो आपको देखना है कि इंटरिम बजट क्या होता है, यहीं पे आप पॉज करके सोच सकते हैं। इलेक्शन ईयर में ऐसा होता है इंटरिम बजट, और इसके बारे में आप कॉन्स्टिट्यूशन में सोच सकते हैं कि क्या इंटरिम बजट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। 9 इकोनॉमिक सर्वे में कुछ चीज़ें आई हैं, बहुत ही छोटा सा था ये इकोनॉमिक सर्वे। 55% है जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, और 45% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, द डायरेक्ट टैक्स इज़ मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग वाले स्टेटमेंट्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं, 2024 में आए थे स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस। नाउ अब हम देखेंगे कि इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिवाइड हो रखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स का वो किस तरीके से होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स में मैं एक पाई चार्ट के हेल्प से आपको बताना चाहूँगा कि कैसा होता है, और इसके ऊपर बहुत न्यूमरस टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। लेट मी शो यू फ्रॉम माई नोट्स। और ये जितने जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये सारे मेरे नोट्स के अंदर से हैं, बिकॉज मेरा खुद का अभी 14 दिन बाद पेपर है, होपफुली वो कैंसिल ना हो, क्योंकि बहुत ही टेंस सिचुएशन चल रही है अभी इंडिया में। पर मेरा खुद का जो अभी 2024-5 का अटैम्प्ट है उसमें से ही मेरे जो नोट्स हैं, डायरेक्ट जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें से देख के मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं ये पाई चार्ट, बहुत ही स्लो बना रहा हूँ ताकि आप भी इसको अपने साथ साथ खुद बना सकें। बहुत ही छोटा सा डायग्राम है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे अगर आ गया तो प्लीज़ मेरे साथ बनाइए। एक कॉर्पोरेट टैक्स है जो कि है हमारा 17%। इसके बाद है हमारा इनकम टैक्स जो कि है 19%। इसके बाद है हमारा कस्टम्स जो कि है 4%। द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑफ एक्साइज ड्यूटीज़ जो कि है 5%। तो कस्टम्स इज़ लेस देन एक्साइज ड्यूटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ अ मेजर इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है, GST इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगला डिस्ट्रीब्यूशन है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ये है 7%। इसके बाद है नॉन टैक्स कैपिटल रिसीट्स, बहुत ही कम परसेंट है, शायद 1% कुछ था। और अदर्स में हमारा आ जाता है कि जो बोरोइंग्स हमने ली है या फिर और कुछ लायबिलिटीज़ हैं वो आ जाती हैं हमारी अदर्स के अंदर। तो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ में हम फॉरेन बोरोइंग्स ले सकते हैं, ग्रांट्स ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये हमारे मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। GST इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज़ आप पॉज करके ये देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है और बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं डायरेक्ट, और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में, जबकि ये चीज़ें कुछ हमको ऐसी होती हैं कि जो हमको बस रिमेंबर करनी होती है। हमको एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं रखने होते, लेकिन हमको सिर्फ रिमेंबर करना होता है, मोटा मोटा आइडिया लेना होता है। तो इसमें मैंने जो रेड से सर्कल किया है वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स, जो ग्रीन से मैंने बॉक्स बनाया वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम नेक्स्ट इशू पर चलेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे।
वो है बजट। अब हमने देख लिया इकोनॉमिक सर्वे में मेन चीज़ें क्या थी, अब है बजट। बजट 2024 की जो की पॉइंट्स है बस मैं वही बताऊंगा, क्योंकि 2025 का बजट अभी हाल ही में आया है, वो हम फरवरी मार्च में कवर करेंगे। तो 4 कास्ट बताई थी इस बार बजट में, गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला, पुअर, फार्मर, यूथ एंड विमेन। नाउ अगली चीज़ है, एक पूर्वोदय स्कीम लॉन्च हुई है। ये पूर्वोदय प्लान है, स्कीम तो नहीं कहना चाहिए, पूर्वोदय प्लान है। ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, पूर्व से नाम पता चल रहा है कि ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। ईस्टर्न स्टेट्स में इसमें 5 स्टेट कवर हुई है, बहुत ही ध्यान से आपको देखनी है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। आप इजीली सोच सकते हैं कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड है, बिहार और झारखंड। लेकिन इसमें एक स्टेट ऐसी है जो कि हम सदर्न स्टेट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो है कि आंध्र प्रदेश भी है। तो अंडरलाइन कर सकते हैं कि आंध्रा इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पूर्वोदय प्लान। ठीक है, चलिए पूर्वोदय प्लान इतना सा था। नेक्स्ट इज़ एक इंडस्ट्रियल नोड गया में डेवलप होगी। इंडस्ट्रियल नोड का मतलब है कि उस जगह से इंडस्ट्रीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और बाकी लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही सीमलेस ट्रांसमिशन हो सकता है, तो वो इंडस्ट्रियल नोड है। तो वो गया में बन रही है, हमको ध्यान रखना है, कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर के अंदर। तो कोलकाता से अमृतसर कॉरिडोर पे गया आएगा, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल नोड बनेगी। द नेक्स्ट वन इज़ विष्णुपाद टेम्पल। तो आपको बताना है कि विष्णुपाद टेम्पल कहाँ है। तो विष्णुपाद टेम्पल गया में ही है। इस विष्णुपाद टेम्पल की आपको सोचनी है यहाँ पे कि किस रूलर ने बनाया है, कौन सी डायनेस्टी होगी, वो हम देखेंगे आगे। आपको रिकॉल करना है, मैं लिखूँगा नहीं हर चीज़। तो इसको जो सेम हमारा जो काशी विश्वनाथ टेम्पल था, उसका जो कॉरिडोर था रिसेंटली बनाया है, काशी विश्वनाथ में बनाया है, महाकालेश्वर उज्जैन में बनाया है, तो उसी तरीके से काशी कॉरिडोर के ऊपर इसका भी बनेगा विष्णुपाद टेम्पल का। अब हमको देखना है कि रूलर कौन था, किस पीरियड में बना है। आप अगर सोचेंगे तो ये 18वीं सेंचुरी में बना है, पुराना नहीं है। तो नेक्स्ट इज़ एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स हमारा अबॉलिश कर दिया गया है सरकार ने। एंजल टैक्स इज़ नो मोर इन प्लेस। तो एंजल टैक्स इज़ अबॉलिश्ड। अब आपको सोचना है कि एंजल टैक्स क्या है। आप पॉज करके जस्ट सोचिए कि एंजल टैक्स क्या होता है। फिर आप आगे सोचिए कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एज वी ऑल नो कि अपना फंड पूल करके और फिर इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर हाई रिस्क पे होता है, एक अकेला इंसान ही या एक अकेली फर्म ही पैसा लगाती है कोई भी स्टार्टअप्स पे, कोई भी नए वेंचर के ऊपर। तो ये होता है। तो एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है सरकार ने। अब हम देखेंगे जो हमने वो जो पाई चार्ट बनाया था उसका क्या काम आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट इज़ बोरोइंग्स, उसके बाद है इनकम टैक्स, उसके बाद है जीएसटी, उसके बाद है कॉरपोरेट टैक्स और उसके बाद है नॉन टैक्स रिसीट्स। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है मल्टीपल ऑप्शंस में, द हाईएस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू इन गवर्नमेंट्स बजट। नाउ द स्टेट, दिस इज़ द रिसीट्स। हमने ऊपर रेवेन्यू देखा, अब नाउ नीचे हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या है। द स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़, देन वी हैव द इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसके बाद है हमारे पास में सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये 3 चीज़ हमको याद रखनी है। ये एक्सपेंडिचर की साइड है, ऊपर हमने रेवेन्यू की साइड देखी। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो हम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट क्या देते हैं हम, उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द नेशनल क्वांटम मिशन। द नेशनल क्वांटम मिशन हम देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके
नहीं जाना है। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, क्वांटम मटेरियल्स बन सकते हैं, क्वांटम लैब्स इस्टेब्लिश हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप वो इजीली उसको कर लेंगे। नेशनल क्वांटम मिशन में क्या होगा नाउ, क्वांटम फिज़िक्स से रिलेटेड टू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाए जाते हैं दूसरी जगहों पे, पर इसकी एज अ साइंस स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको बताना चाहूँगा। तो एंटेंगलमेंट जो होता है वो है कि स्टेट ऑफ वन पार्टिकल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, एक पार्टिकल की स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी दूसरे पार्टिकल की स्टेट को पता करने के लिए। तो काफ़ी स्ट्रेंज साउंड करता है, पर जैसे ए पार्टिकल है और दो पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल है बी, तो पार्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिज़िक्स में ऐसा होता है कि स्पिन होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है एल, तो ये सब एटॉमिक लेवल पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर चेंज अगर एस और एल में आएगा, सो नाउ सुपरपोजिशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, वन पार्टिकल कैन बी एग्जिस्टिंग एट टू प्लेसेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक ही पार्टिकल एक ही बार इंस्टेंट पे, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही इंस्टेंट पे एक साथ दो या दो से ज़्यादा जगहों पे हो सकता है। ये क्लासिकल लॉज को एकदम अपोज करता है, बट यही प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का। सो आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन काफ़ी बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ सकता है, और नेशनल क्वांटम मिशन भी है अभी, साइंस एंड टेक के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू मस्ट नो दीज टू टर्म्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ नेक्स्ट PM श्री प्रोग्राम। PM श्री प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मतलब एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर NEP 2020 के बाद से जो एजुकेशन पॉलिसी शिफ्ट आया, इसमें PM श्री स्कूल्स हुए हैं, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि आपको पता है स्टेट्स का भी इसमें रोल है, तो इस वजह से ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और बस स्कूल्स के लिए है ये। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि तो रिकॉल करके आप पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि। नाउ व्हाट इज दिस डिजिटल भारत निधि? डिजिटल भारत निधि है, ये एक तरीके का पूल ऑफ फंड्स है। पूल ऑफ फंड्स कह सकते हैं किसके लिए? टेलीकॉम सेक्टर के लिए है ये। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए है ये एक फ़ंड बनाया गया है, जिससे वो अपनी रीच बढ़ा सकें, रिमोट और रूरल एरियाज़ में भी टेलीकॉम कंपनीज़ का स्प्रेड हो, और एक तरीके से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। तो ये है डिजिटल भारत निधि। बहुत छोटी छोटी न्यूज़ हैं ये, पर ये बहुत एकदम आउट ऑफ नोवेयर पूछ लेता है UPSC, तो आपको पता होनी चाहिए, इतना कुछ टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप याद ना भी रखें तो भी आप जनरल गेसिंग और लॉजिक से कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है, अब वो आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया, बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये लॉन्च किया है द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो RBI ने प्रोजेक्ट नेक्सस लाया। अब क्या लाया होगा, तो देखो बैंकिंग, फाइनेंस या कुछ इसी से रिलेटेड होगा। तो इसका है इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर। तो ये समझिए, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, ठीक है, रिटेल पेमेंट्स कर सकता है बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स। अच्छा, इसमें डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम में हमारा क्या है, हमारे पास इंडिया के पास, जल्दी बताइए। हमारे पास में है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
तो ये होना चाहिए। तो क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस का मतलब? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होंगे, रिटेल पेमेंट्स होंगे, और उनको थोड़ा इंस्टेंटली करने के लिए एनेबल करेगा। इसमें मतलब हिकअप्स नहीं आएंगे, तो सीमलेस रहेगा ये प्रोसेस। तो ये है हमारे पास में प्रोजेक्ट नेक्सस। बहुत डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। एक आपसे पूछ सकता है यूपीआई कौन कौन यूज़ करता है, तो वो कंट्रीज आपको बताना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। COP29 जो होने वाला है या हो गया है, ये एक्चुअली जुलाई की न्यूज़ थी। तो COP29 अज़रबैजान में हुआ था लास्ट ईयर। COP28 जो है उसमें हमारे पास लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया था। तो लॉस एंड डैमेज फंड आपको पता है किसके लिए है, तो एक तरीके का मिटिगेशन फंड है। तो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था, ऑपरेशनलाइज किया गया था COP28 में। तो वो यूएई में हुई थी। यस, यूएई में हुई थी। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द अपर सियांग प्रोजेक्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिडरिंग द इंडिया चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट एंगल जो इसमें शामिल होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। तो अपर सियांग प्रोजेक्ट है, तो पहले सियांग की बात करें तो सियांग क्या है? तो ब्रह्मपुत्र जो अपर सियांग वैली में बहती है उसी का नाम सियांग है। ठीक है, कुछ अलग रिवर नहीं है वो, बस अपर सियांग जो अपर सियांग वैली में बहती है वही ब्रह्मपुत्र का नाम है। अब आपको ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सारी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वो, तो सारी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी है, मानस है, लोहित है, दिहांग है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए कौन सी लेफ्ट बैंक है कौन सी राइट बैंक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द हाई सी ट्रीटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मैंने 3-4 मॉक्स अटैम्प्ट किए हैं, उसमें सब में आ गया है एक कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली BBNJ के बारे में। तो BBNJ मीन्स बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। तो हाई सी ट्रीटी क्या है? इंडिया ने नहीं साइन की है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया हैज़ नॉट साइंड, नॉट रेटिफाइड, पर डिस्कशन टॉक्स चल रहे हैं कि इंडिया बहुत जल्दी इसको साइन करने वाला है। सो हम ये देखते हैं कि इंडिया साइन करने वाला है, अभी तक साइन नहीं हुई है। अच्छा, BBNJ से रिलेटेड हाई सी ट्रीटी है, तो हाई सी ट्रीटी कहाँ होगी? तो ये बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, जो हमारे जो जोन्स बना रखे हैं उससे बियॉन्ड है। तो अब बताइए कि जो जोन्स के अंदर है, नेशनल जुरिसडिक्शन के अंदर है, वहाँ पे कौन सी एजेंसी है, कौन सी बॉडी है जो उसको रेगुलेट करती है? ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटली तो हम अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लॉइट। तो विच एजेंसी रेगुलेट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद इन नेशनल जुरिसडिक्शन या विद इन डोमेस्टिक वाटर्स? ये है UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज। नेक्स्ट न्यूज़ सेम एनवायरनमेंट के लिए है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक तरीके का बर्ड स्पीशी है, ये IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब ये स्पीशीज़ का क्वेश्चंस वापस रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर द फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर आया था। तो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है इन स्पीशीज़ को। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 आपको पता होनी चाहिए। WPA के जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2023 में, ये साइट्स अपेंडिक्स में भी 1 में आता है, तो वहाँ पे भी इसका हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। CMS में भी 1 में आता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, तो इसमें भी ये अपेंडिक्स 1 में आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अब बताइए कि ये किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इसका पाया जाना है, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है देखने को मिलता है? तो ये है हमारा राजस्थान। तो ऑब्वियसली राजस्थान में है, तो इसके ब्रीडिंग सेंटर्स कुछ लेटेस्ट बनाए गए हैं। तो कहाँ पर है? तो बहुत फेमस जगह है सम, यहाँ पे
सैंड ड्यून्स है जिनको हम धोरे भी कहते हैं, तो सम के धोरे। सम एंड रामदेवरा, रामदेवरा इज़ वेरी फेमस पिलग्रिमेज साइट इन राजस्थान। सो सम एंड रामदेवरा 2 जगह पे इसके ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। शेड्यूल 1 में है, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिस इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड राजस्थान। अगले 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, कार्बन टैक्स और मियावाकी मेथड। आपको पता होगा कार्बन टैक्स किसका है। कार्बन टैक्स अभी EU यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया था, जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म भी, इसी भी हम काफ़ी न्यूज़ में था ये। ठीक है, छोटा सा न्यूज़ है। मियावाकी मेथड भी है, तो ठीक है। प्लांट ग्रीन स्पेसेस विद इन अर्बन सेंटर्स। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है GM मस्टर्ड की, DMH11 इसको हम कहते हैं, हरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसको बनाया किसने किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। ये वापस न्यूज़ में आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है इसके बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इसको किया था, इसकी इन्वेंट किया था इसको। और रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप्स कौन करता है, मुझे बताइए। रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप्स कौन करता है? तो ये है GEAC। GEAC जो बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इन इंडिया में कोई भी GM क्रॉप अभी कमर्शियली प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने वापस बता रहा हूँ, ये मॉक्स में पूछ के काफ़ी इसको कंफ्यूज किया जाता है। UPSC का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इंडिया में कोई भी GM क्रॉप कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन जिसका अवेलेबल हमको अलाउड है वो है BT कॉटन। सो नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ज़ीका वायरस। ज़ीका वायरस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है डिजीज़ में इस साल, तो आपको पता ही होना चाहिए कि ज़ीका वायरस क्या होता है। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, इसी मॉस्किटो से होता है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द सेम मॉस्किटो, जस्ट लाइक द डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया होगा ऑप्शन में, तो आपको उसको हटाना है क्योंकि वो फैल्सिपेरम से होता है, ये एडिस इजिप्टी से होता है। तो मॉस्किटो में फ़र्क है। इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वैक्सीन फॉर ज़ीका वायरस इज अवेलेबल? तो नहीं, अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं डेवलप हुई है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़ीका वायरस का पॉसिबल है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो हमारा कॉन्टैक्ट से होता है, मदर टू चाइल्ड हो सकता है और थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। सो अच्छा, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में एक और बात है कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होगी, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। टेम्परेट रीजन से बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इज डेंगू। तो डेंगू में डेंगी आई शुड से, सो डेंगी वैक्सीन इज़ अवेलेबल नाउ। बस इतनी सी न्यूज़ है कि डेंगी वैक्सीन इज़ अवेलेबल। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ चंद्रयान 4 अभी डिस्कशंस में है इसरो के नेक्स्ट फ्यूचर मिशंस में। तो चंद्रयान 4 के लिए आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पेलोड्स थे इनके, कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ हुए इसमें, कौन सा इंजन यूज़ हुआ, क्या क्या स्टेजेस के इंजन थे इसमें। तो लॉन्च व्हीकल पे तो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चंद्रयान जो 3 था वो हमारा GSLV Mark 3 वर्जन का रॉकेट था, सॉरी लॉन्च व्हीकल था हमारा। और जो स्टेजेस थी वो 3 स्टेज इंजन था, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। नेक्स्ट इज स्पेसएक्स मिशन। स्पेस डॉकिंग के बारे में बहुत बातें चल रही है, तो स्पेस डॉकिंग है। स्पेसएक्स मिशन जो है ये भी इसरो का है। स्पेस डॉकिंग का मतलब स्पेस में स्पेस स्टेशन के ऊपर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग एक्सरसाइज करवाना, ये है स्पेस डॉकिंग। नाउ
द नेक्स्ट वन इज़ एक्सियम 4। एक्सियम 4 भी इसरो का मिशन है इन कोलैबोरेशन विद नासा। तो इसरो ट्रेन कर रहा है 4 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान में भेजने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ये जाएंगे। तो इनका जो सिलेक्शन होगा वो नासा करेगा और उसमें से सिर्फ एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट जा पाएगा। तो एक्सियम 4 मिशन है, किसके लिए है? वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए है इन कोलैबोरेशन विद नासा। थोड़ी सी न्यूज़ और बची है। सो द नेक्स्ट वन इज़ बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल फ़िलहाल रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज़ 2 में है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज़ मिसाइल्स क्या क्या होता है। आप रोक के एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं यहीं पे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है कंसिडरिंग द रीसेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन इंडिया पाक रिलेशंस। द वॉर इज स्टिल ongoing and prayers are all with the soldiers। तो क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स? अब ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मोस इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, जो रिसेंटली इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने यूज़ करी है पाकिस्तान में स्ट्राइक्स के लिए। S-400 जो हमारा एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस S-400 थैंक्स टू रशिया। स्कैल्प मिसाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, आपको पता होना चाहिए S-400 के बारे में। द नेक्स्ट इज़ नेटो। तो नेटो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है, 3 साल से तो चल ही रहा है, 4 साल होने वाले हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर, बट नेटो की 75th एनिवर्सरी हुई है और लेटेस्ट मेंबर जिसको ज्वाइन किया है 2024 में वो स्वीडन है। तो स्वीडन ने ज्वाइन किया है नेटो। नाउ आपको पता होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन कौन ने ज्वाइन किया है। तो ऑल दी 5 नॉर्डिक कंट्रीज़, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन सब ने नेटो ज्वाइन कर रखा है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, इन सब ने नेटो ज्वाइन कर लिया है। ये आपको पता होना चाहिए। आप इनको मार्क भी कर सकते हैं मैप पे। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द कंट्रीज़ शेयर बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। तो काफ़ी लाइकली है कि पूछ सकते हैं आसपास के बारे में। द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रैंडम न्यूज़ में। इसको श्रीनगर में इसको सेलेक्ट किया है। 4th इंडियन सिटी बना है श्रीनगर, जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में आया है। सो दिस इज़ द न्यूज़ एंड यस, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। तो यूनेस्को के काफ़ी सारे सिटी नेटवर्क्स हैं, उसमें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। और ये कैटेगरीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सब सारी पता होना ज़रूरी नहीं, पर अभी जो रिसेंट किसको मिला है वो किस कैटेगरी में मिला है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको और सिटीज़ का पता होना चाहिए। उसमें ऑप्शंस पे मल्टीपल सिटीज़ दे सकता है। तो जयपुर, मालपुरम एंड मैसूर, ये 3 सिटीज़ और हैं जो इसी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में आई है, इंडियन सिटीज़ हैं। तो रिसेंट वन इज़ श्रीनगर, जिस इन जम्मू एंड कश्मीर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया, मतलब वी शुड से, उनको एक अवार्ड मिला था रशिया की तरफ से, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ओनली वन एंड ओनली टू आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑर्डर ऑफ
अभी भूटान ने भी एक प्राइज़ दिया है, प्राइस नहीं कहना चाहिए इसको, ये डेकोरेशंस हैं, सम्मान है ये। तो द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, दिस इज़ भूटान। So this is the all checklist. We have come to an end. Now we can see all these things. You can just skirm off the lines, just brush up your current affairs. और कोई भी नई चीज़ आए प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कुछ भी आप नया पढ़ें, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए आपको। और आई एम श्योर यू आर more aware of all these issues. बहुत ही क्विक रिवीजन आप एक बार देख लीजिए। ये मस्टर्ड की बात हो ही गई हमारी।